ओके, देखिए बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें इंफॉर्मेशन है। सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि आरटीआई जो आपके पास में एक्ट है आरटीआई, ये है क्यों, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल, 19(1)(a), गुड, 19(1)(a) को समझना पड़ेगा, जो कि बात करता है आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब बात आती है तब सवाल यह आता है कि इसका जो ब्रॉडर एरिया है वो कितना ब्रॉड हो सकता है। तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर अपने आप में बहुत सारे केस लॉज हैं, बहुत सारे केस लॉज हैं, जिससे ये डिफाइन किया गया है कि आपका जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो किस एक्सटेंट तक आपके लिए दिया गया है आपको। और इसके कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो क्या किया गया, वहीं पर आपको आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर दिए गए। अब इसी आरटीआई के अंदर, सॉरी इसी आर्टिकल के अंदर, स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर एक स्पेसिफिकली ये चीज डिजाइन की गई कि आपके पास में राइट टू इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। ये इसी चीज से ड्रॉ होता है कि जब आप बोल रहे हैं तो आपको सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है, आपको सिर्फ एक्सप्रेस करने का अधिकार नहीं है, आपको जानने का भी अधिकार है। अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, तो दिस इज ऑल्सो गो अगेंस्ट योर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब तक आप किसी चीज को कंज्यूम नहीं करोगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक दैट एज वेल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है तब तक आप क्या नहीं करेंगे, आप उसके बारे में बात भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वेरी कॉमन। आप लॉ पढ़ रहे हैं, आप लॉ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी तो आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर आपने जिंदगी में कभी लॉ पढ़ा ही ना हो, लॉ के बारे में समझा ही ना हो, तो आप कभी भी उसको स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर नहीं ला पाओगे। So please understand the objective of this particular RTI Act. This RTI Act is specifically connected to the speech and expression. And how it is connected? Please understand कि सरकार आपकी इंफॉर्मेशन को क्या ना कर सके, ब्लॉक ना कर सके। इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया था। अब सवाल यह आता है कि इंफॉर्मेशन की जब बात की जा रही है तो कौन सी इंफॉर्मेशन है, सवाल यह आ रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर सकती सरकार। सरकार उन किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर सकती जो कि पब्लिक डोमेन में है, जो पब्लिक डोमेन में। सरकार ऐसी किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं कर सकती जो कि पब्लिक डोमेन में। अब सवाल ये आता है कि पब्लिक डोमेन आप कैसे बोलेंगे, तब मतलब इसका निकालना होगा आपको। तो पब्लिक डोमेन का जो मतलब है, उसका मतलब है कि ऐसा कोई भी एक्ट, एनी एक्ट विच come under the act done by any public authority। किसे बोलेंगे आप पब्लिक डोमेन? ऐसा कोई भी काम जो किसने किया हो, पब्लिक अथॉरिटी ने किया हो। ऐसा कोई भी काम जो पब्लिक अथॉरिटी कर रही है, दैट एक्ट will come under the definition of public domain। आप पब्लिक, जब आप बीएनएस पढ़ेंगे तो बीएनएस के अंदर आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन मिलेगी। उन पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़िएगा जाके बीएनएस के अंदर, उसमें काफी इलस्ट्रेटिव तरीके से डेफिनेशन बता दी गई है। कई सारे केस लॉज उसके अंदर इंक्लूडेड है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि क्या क्या पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। वो सारे लोग जो पब्लिक सर्वेंट की तरह काम कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए किसी भी एक्ट को आप क्या बोलेंगे, पब्लिक डोमेन का एक्ट बोलेंगे। वो अपनी कोई भी चीज छुपा नहीं सकते। फॉर नगर पालिका है, नगर निगम है, अगर इसमें कोई पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है तो इस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब कोई मिनिस्टर जो है, जब वो मिनिस्टर एज अ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, याद रखिएगा मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट की तरफ कब काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के अंदर कि एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एक जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जब आप चुन के भेज रहे हो किसी को तो ही इज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपका पब्लिक सर्वेंट कब हो जाता है, जैसे ही वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बनता है। जब तक ये पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तब तक ये आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है,
लेकिन जैसे ही ये इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट करती है, ये आदमी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वही सेम आदमी कन्वर्ट हो जाता है आपका पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर। तो जिन जिन मंत्रियों के पास में कोई पोर्टफोलियो है, वो सारे के सारे मंत्री किस कैटेगरी में आ जाएंगे? आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर किसी मंत्रालय ने कोई स्पेसिफिक एक्ट किया है, वो एक्ट किस डेफिनेशन के अंदर आएगा? पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन के अंदर आएगा। और पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन को रखना, कलेक्ट करना, ये आपके राइट माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि आपकी स्पीच और एक्सप्रेशन उसके अंदर डिफाइन की गई है। मोटे तौर पे समझ पा रहे हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों बनाया गया? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, ये बात ध्यान से समझना कि जब हम राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है सिर्फ बोलना ही बोलना है और एक्सप्रेस ही करना है अपने आप को। आपको सुनना भी पड़ेगा। आपको सुनना पड़ेगा से मतलब है कि आप बिना सुने क्या नहीं कर सकते? आप बिना सुने स्पीच पे नहीं जा सकते और एक्सप्रेशन पे ही नहीं जा सकते। तो फर्स्ट पार्ट इज रिसीविंग द थिंग्स, देन डिलीवर द थिंग्स। आप जब तक किसी चीज को सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उसको क्या नहीं कर पाएंगे? पब्लिकली या पर्सनली किसी भी तरीके से आप स्पीच और एक्सप्रेशन में बना ही नहीं पाएंगे। हम जो बोल पा रहे हैं, जो आज कम्युनिकेशन है हमारी, जो भी कम्युनिकेशन, ये हमने सीखी है पहले, तब हम बोल पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? छोटा सा बच्चा स्पीच एक्सप्रेशन अपने फैमिली मेंबर से, अपने सराउंडिंग से सीखता है। तो पहले वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, देन वो स्पीच और एक्सप्रेशन पे आता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो आपका आर्टिकल 19(1)(a) है, इसका पार्ट है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। क्यों पार्ट है ये समझ में आ गया? पार्ट है ये तो दुनिया को पता है, लेकिन पार्ट क्यों है ये आज समझ में आ गया कि हम क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन को आपका आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट मानते हैं। अब जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इस इंफॉर्मेशन का मतलब है पब्लिक डोमेन में डली हुई कोई भी इंफॉर्मेशन। वो पब्लिक डोमेन क्या है? कोई भी एक्ट जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा होगा, वो आपका पब्लिक डोमेन माना जाएगा। पब्लिक अथॉरिटी कौन है? वो कोई भी इंसान जो क्या कर रहा होगा, जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में इन्वॉल्व होगा। अब वो पब्लिक सर्वेंट जो है, उसकी डेफिनेशन कहां दी गई? आपकी बीएनएस के अंदर दी गई है, जहां से आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि बेसिकली पब्लिक सर्वेंट है क्या। पूरी बात समझ में आ गई है? क्लियरिटी है? अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कैसे काम करता है। अब इसके प्रोविजंस को मैं बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये काम करेगा। ओके, अब बेसिकली सवाल ये आता है कि जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट क्यों करना चाहते हैं? इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक लॉजिक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड दैट एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर or legislative officer or anyone else are responsible to the constitution of India, to the constitution of India। ठीक है? और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा पावरफुल किसको बनाता है? सिटीजन्स ऑफ इंडिया को बनाता है। सो यू आर द अल्टीमेट सोवरेन पर्सन, जिसको क्या करना है? जिसको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब कलेक्ट किसके थ्रू हो रही है? कलेक्ट हो रही है थ्रू आपके पब्लिक सर्वेंट। ठीक है? बाकी मैं चीजें आपको बता चुका हूं। अब सवाल ये आ रहा है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की जाएगी, क्या इसका प्रोसेस है? तो प्रोसेस के लिए तो आप पूरा डायरेक्ट मैं नेक्स्ट क्लास से आपको पहले ये बता दूंगा कि 2 लेक्चर लगेंगे, हार्डली 2 लेक्चर में मैं आपको पूरा ये प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे कलेक्ट होती है इंफॉर्मेशन। अथॉरिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें मैं समझाने ऐसा कुछ है ही नहीं किसी के लिए। डेज हो गए, अथॉरिटीज हो गई, एप्लीकेशन फॉर्मेट हो गया, ये कोई नहीं समझा सकता। ये तो मतलब जो है सो है, जैसा तैसा है। ठीक है? बस जो समझाने वाली बात थी आपके लिए वो ये कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे होगी। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जो हो रही है बेसिकली वो पब्लिक सर्वेंट से हो रही है। अब इन पब्लिक सर्वेंट्स के ऑफिसेस होते हैं। ठीक है? हर पब्लिक सर्वेंट का एक ऑफिस होता है, और आपको जिस ऑफिस से, आपको ऑफिस का मतलब है डिपार्टमेंट लिख देता हूं मैं ताकि आपके लिए क्लियर है। पब्लिक ऑफिसेस मतलब डिपार्टमेंट होते हैं। अब आपको जिस डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस डिपार्टमेंट के हेड से, उस डिपार्टमेंट के हेड से वो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये चीज अपने दिमाग के अंदर उतार लो बस। तो आपको अब जो पढ़ना है, कि आपको मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि इस इंफॉर्मेशन को कहां से लिया जा सकता है, तो आपको उस डिपार्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है और उस डिपार्टमेंट का हेड कौन। आपको वहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये बात याद रखिएगा। रेस्ट बहुत ज्यादा अभी मेरे को चीजें बताने के लिए है नहीं आपके पास में, लेकिन आप जितना मैंने अभी बताया है, बस आप अभी इस चीज को अपने दिमाग के अंदर उतार लीजिए। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा अब आपका, उसमें मैं लिटरली आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लगेंगे,
और 2 लेक्चर के अंदर पूरी प्रोसेस जो है आने वाली वो बता दूंगा। एक जो चीज और है एट लास्ट बताने वाली वो ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, तो कौन सी इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको नहीं दी जाएंगी। तो बेसिकली ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, ये सभी जगह कॉमन है, ये सभी जगह कॉमन है, ये सिर्फ इस एक्ट के लिए नहीं होता यूज, ये चीज सभी जगह यूज होती है। तो पहली क्या, पहला ऐसा कोई भी चीज जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए, पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाए, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। सेकंड, अगर इंडिया की सोवरेनिटी की बात आ जाएगी, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, बहुत सीधी सी बात है। या और तीसरी चीज क्या है, अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट अगर यूज हो जाएगी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन नहीं की जाएगी। तो जैसे आर्मी हो गई, डिफेंस हो गई, आपकी डिफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी। कोई ऐसी स्पेसिफिक डील है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हमारी सोवरेनिटी के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, या स्टेट के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएंगी। तो ये 3 पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट है जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं की जाएंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी नहीं की जाएंगी, उसका भी कैटेगराइजेशन किया है कि कौन कौन सी नहीं की जाएंगी और कौन कौन सी की जा सकती है। तो आपको बस इतनी सी चीजें आइडेंटिफाई करनी है, बाकी की जितनी भी चीजें वो मैं कल आराम से आपको, अगर आप 3 घंटे एक साथ पढ़ सकते हो, मैं आपको एक दिन में खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक दिन में खत्म कर दूंगा, उसके बाद आप मूव कर सकते हो। अगर 3 घंटे आप एक साथ बैठ सकते हो तो डन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, पता चला क्यों बनाया गया ये एक्ट, समझ में आ गया ना, डन, बहुत बढ़िया।